नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप लोग नोट सेट 8 तो दे ही चुके हैं। कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? देखो, उम्मीद तो है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं होने वाला है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे KGMU और GMCH की वैकेंसीज आ चुकी हैं। एक दोनों बड़ी वैकेंसी होने वाली है नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए। तो आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते रहना है जिससे आप आगे सिलेक्शन ले सको नर्सिंग ऑफिसर के लिए। देखिए, आपके लिए मौके आते रहेंगे, इसलिए निराश नहीं होना है। चलिए, आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। हमारा सेशन है पीडियाट्रिक रिवीजन का, जिसमें हम फुल पीडियाट्रिक थ्योरी को रिवाइज करेंगे। इसके अलावा हम और नर्सिंग सब्जेक्ट्स के भी रिवीजन सेशन आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सको और अपने एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सको। देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन पीडियाट्रिक रिवीजन का। फर्स्ट पार्ट रहने वाला है नियोनेट या नियोनेटोलॉजी के बारे में। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नियोनेट। नियोनेट किसे कहते हैं? बर्थ से लेकर और 28 दिन तक का जो पीरियड होता है उसमें बच्चे को क्या बोला जाता है? नियोनेट बोला जाता है। देखिए, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और टॉप कंटेंट की तरफ चलेंगे, जिसमें आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों को कवर कर पाओ। तो देखिए, नियोनेट क्या होता है? पहले 28 दिन तक बच्चे को बर्थ से लेकर और 28 दिन के बीच में क्या बोला जाता है? नियोनेट बोला जाता है। इस नियोनेट में आपके जो पहला वीक है या कहें 7 डेज हैं, जो लाइफ के बेबी के लाइफ के फर्स्ट 7 डेज हैं, उसमें बोला जाता है बेबी को अर्ली नियोनेट। एंड 7 डे के बाद में 8वें दिन से लेकर और 28 दिन तक जो 21 दिन हैं अगले, उनमें बेबी को बोला जाता है लेट नियोनेट। 3 वीक का जो टाइम होता है अगला फर्स्ट वीक के बाद में, उसे बोला जाएगा लेट नियोनेट। ये है, देखिए यहाँ पर हम बात करें पीरियड्स ऑफ ग्रोथ के बारे में। पीरियड्स ऑफ ग्रोथ, जब पीरियड्स ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए, इन इंट्रायूटेरन लाइफ में जो पीरियड्स हैं उसमें क्या बोला जाता है? जो पहले 2 वीक हैं, फर्स्ट 2 वीक्स हैं, उसमें क्या बोला जाएगा आपका? जाइगोट या फर्टिलाइज ओवम। पहले 2 वीक में क्या होता है इंट्रायूटेरन लाइफ में? जाइगोट या फर्टिलाइज ओवम। उसके बाद में नेक्स्ट 6 वीक के लिए, जो नेक्स्ट 6 वीक हैं, 3rd वीक से लेकर और 8th वीक तक का जो टाइम है उसमें बोला जाता है एम्ब्रियो। एंड 9th वीक से लेकर 9वें वीक से लेकर टिल डिलीवरी जो पीरियड ऑफ ग्रोथ है उसे बोला जाता है फीटस। इस तरह से इंट्रायूटेरन लाइफ में पीरियड्स ऑफ ग्रोथ होते हैं। इसके बाद में बात करें हम आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद में जो पीरियड ऑफ ग्रोथ हैं वो किस तरह से चलते हैं, किस तरह से आपके आफ्टर बर्थ में जो पीरियड ऑफ ग्रोथ हैं क्या क्या उनको बोला जाता है। देखिए, जो सबसे पहले आफ्टर बर्थ जो सबसे पहला स्टेज है ग्रोथ का, उसे बोला जाता है आपका न्यूबॉर्न या नियोनेट। उस नियोनेट में हम अभी देख चुके हैं कि 28 दिन तक नियोनेट होता है। उसमें पहले 7 दिन होते हैं अर्ली नियोनेट के एंड बाद के 21 दिन होते हैं लेट नियोनेट के। उसके बाद में जो दूसरी स्टेज आती है ग्रोथ की, उसे बोला जाता है आपका इन्फेंट। इन्फेंट होता है आपका फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। नियोनेट्स के बाद में आता है आपके 1 साल तक का जो पीरियड है उसे इन्फेंट बोला जाता है। एंड नंबर 3 जो आपका पीरियड है उसे बोला जाएगा टोडलर। टोडलर होता है आपका फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ से लेकर 3rd ईयर ऑफ लाइफ की जो स्टेज है उसमें बच्चे को बोला जाता है टोडलर। तो नेक्स्ट स्टेज आती है वो होती है आपकी प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज वो होती है आपकी 4th ईयर ऑफ लाइफ से लेकर और 6 ईयर्स ऑफ लाइफ, या कहें 3 साल की जो पीरियड है अगला, उसमें बेबी को बोला जाता है जो लाइफ होती है वो होती है प्री स्कूल एज की। उसके बाद में जो 5वीं स्टेज आती है वो आती है आपकी स्कूल एज। स्कूल एज होती है आपकी 7th ईयर से लेकर और 10th, किसी किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा 12 ईयर। 10 से 12 साल तक, 7 से लेकर 10 से 12 साल तक का जो पीरियड है वो होता है स्कूल एज का। उसके बाद में आती है 6वां जो स्टेज है वो होती है एडोलसेंस की।
एडोलसेंस को देखिए 3 ग्रुप में बांटा गया है। जो ये पीरियड है वो होता है आपका 10, किसी किसी बुक में 12, लेकिन हम मान के चलेंगे 10, क्योंकि एडोलसेंस जो सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो 10 साल के बाद में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो एडोलसेंस है वो होता है आपका 10 से लेकर 19 साल तक का, कहीं कहीं 20 साल भी आपको किसी किसी बुक में देखने को मिलेगा। तो नो मैटर, आप 10 से 20 साल तक मान सकते हैं। ये होती है एडोलसेंस। इसमें जो अर्ली एडोलसेंस है वो होता है 10 से लेकर 13 साल तक का। मिडल एडोलसेंस है वो होता है आपका 14 से लेकर 16 साल तक की स्टेज। एंड नंबर तीसरा होता है आपका लेट एडोलसेंस, वो होता है 17 से लेकर 20 साल तक की जो स्टेज है वो होती है लेट एडोलसेंस की। तो ये हैं आपके पीरियड्स ऑफ ग्रोथ। देखिए सबसे पहला पीरियड क्या है आफ्टर बर्थ में, न्यूनेट 28 दिन का। उसके बाद में इन्फेंट 1 साल तक के लिए। इन्फेंट के बाद में आता है आपका टोडलर 1 से 3 साल तक के लिए। प्री स्कूल एज होती है 4 से 6 साल तक की एज ग्रुप में। स्कूल एज होता है 7 से 12 साल तक का। एंड एडोलसेंस स्टार्ट हो जाता है आपका 10 साल से लेकर 20 साल तक के लिए, जिसमें अर्ली एडोलसेंस होता है 10 से 13 साल का। मिडिल एडोलसेंस होता है 14 से 16 साल। एंड लेट एडोलसेंस होता है 17 से 20 साल की स्टेज। तो इस तरह से आपके चलते हैं पीरियड्स ऑफ ग्रोथ। अब न्यूनेट के बारे में बात करने के बाद हम देखते हैं बच्चे की गेस्टेशनल एज के बारे में। न्यूबॉर्न जो पैदा हुआ है उसकी गेस्टेशनल एज को जब हम पढ़ते हैं आफ्टर बर्थ में कि टर्म है बेबी या प्री टर्म है या पोस्ट टर्म है, ये टर्म देखा जाता है बेबी के गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग। तो देखिए अगर बेबी का बर्थ 37 वीक से लेकर और 42 वीक गेस्टेशनल एज कंप्लीट करने के बाद में पैदा अगर हुआ है न्यूबॉर्न, तो उससे बोला जाएगा टर्म न्यूबॉर्न। कितना, यह हम कह सकते हैं 36 वीक प्लस 6 डेज, क्योंकि इसके बाद में क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका 37 वीक कंप्लीट हो जाएगा। तो 36 वीक प्लस 6 डेज के बाद में और 42 वीक तक के बीच में अगर बेबी पैदा हो रहा है तो उसे बोला जाएगा आपका टर्म न्यूबॉर्न। प्री टर्म न्यूबॉर्न होता है आपका बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ 37 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। अगर 37 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज के पूरा करने से पहले ही न्यूबॉर्न पैदा हो गया तो उसे बोला जाएगा आपका प्री टर्म, या कह सकते हैं 36 वीक प्लस 6 डेज से पहले अगर बच्चा पैदा हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, प्री टर्म। पोस्ट टर्म होता है आपका गेस्टेशनल एज 42 वीक पूरे होने के बाद में अगर बच्चा या न्यूबॉर्न पैदा हो रहा है तो उसे बोला जाएगा आपका पोस्ट टर्म बेबी। इस तरह से तो ये कुछ टर्म है उसके गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूबॉर्न के वेट के बारे में। देखिए इनमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स में, और पूछे जाते रहेंगे क्योंकि नियोनेटोलॉजी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एक कह सकते हैं टॉपिक या एक सब्जेक्ट्स हो जाती है, पीडियाट्रिक के अंदर अलग पूरा पार्ट हो जाता है। तो देखिए अगर न्यूबॉर्न के वेट के बारे में बात करें एट बर्थ जो नॉर्मल वेट होता है एक न्यूबॉर्न का, देखिए हम नॉर्मल न्यूबॉर्न की बात कर रहे हैं तो उसकी गेस्टेशनल एज कितनी होनी चाहिए, 37 से 42 वीक के बीच में। इसे क्या बोला जाता है, टर्म बेबी, जो एक नॉर्मल है। तो एक नॉर्मल न्यूबॉर्न के लिए जो टर्म बेबी है उसके लिए एट बर्थ वेट कितना होता है, 2.5 से लेकर 4 kg के बीच में। अगर हम इन इंडिया में बात करें, इन इंडिया जो एवरेज बर्थ वेट होता है वो होता है 2.9 kg। एक रेंज की बात करें तो वो होती है 2.5 से लेकर 3 kg के बीच में इन इंडिया नॉर्मल बर्थ वेट होता है। देखिए अब बर्थ वेट के अकॉर्डिंग ही कुछ टर्म हैं, LBW, VLBW एंड ELBW एंड माइक्रोसोमिया। जो LBW है इसे बोला जाता है लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट क्या होगा, अगर न्यूबॉर्न का वेट एट बर्थ 2.5 kg से कम है तो उसे बोला जाएगा लो बर्थ वेट बेबी। वेरी लो बर्थ वेट बेबी वो होता है आपका अगर न्यूबॉर्न का वेट लेस देन 1.5 kg या 1500 ग्राम से कम वेट है न्यूबॉर्न का, तो उस कंडीशन में न्यूबॉर्न को बोला जाएगा VLBW, वेरी लो बर्थ वेट। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट किसे बोला जाएगा, अगर न्यूबॉर्न का वेट लेस देन 1 kg है या 1000 ग्राम से कम वेट का बेबी अगर पैदा हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी।
वहीं मैक्रोसोमिया, मैक्रोसोमिया होता है आपका लार्ज बेबी। लार्ज बेबी कौन सा होता है? जिसका वेट 4 kg या 4000 ग्राम से ज़्यादा है एट बर्थ, उसे बोला जाएगा मैक्रोसोमिक बेबी या मैक्रोसोमिया। बर्थ वेट देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि देखिए, जब हमने बताया अभी आपको कि एक नॉर्मल न्यूबॉर्न के बारे में बात कर रहे हैं हम, जिसकी गेस्टेशनल एज 37 से 42 वीक के बीच में होनी चाहिए। उसके लिए जो हम बात कर रहे हैं नॉर्मल वेट की, वो होता है 2.5 kg से लेकर 4 kg के बीच में। अगर मान लीजिए कोई न्यूबॉर्न प्री टर्म पैदा हो रहा है, मान लीजिए 32 वीक पे पैदा हुआ है, तो इसके लिए जो वेट है वो नॉर्मल 2.5 kg से लेकर 4 kg के बीच में तो होगा नहीं, क्योंकि प्री टर्म है, गेस्टेशनल एज कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसीलिए हमेशा जो न्यूबॉर्न का बर्थ वेट होता है उसे गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है। बर्थ वेट should always be interpreted with gestational age। गेस्टेशनल एज के साथ में ही बर्थ वेट को देखा जाता है। इसे देखने के लिए देखिए, एक बर्थ वेट एंड गेस्टेशनल एज का चार्ट होता है। जो इस चार्ट है बर्थ वेट एंड गेस्टेशनल एज का, इसके एक्स एक्सिस पे होता है आपका गेस्टेशनल एज इन वीक्स। देखिए 22 वीक, 24 वीक, 26, 28, 30, इस तरह से क्या होते हैं, गेस्टेशनल एज होती है बेबी की। एंड जो वाई एक्सिस है उस पे होते हैं आपकी बर्थ वेट। 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 1500 ग्राम, 2000 ग्राम, इस तरह से चलता है आपका बर्थ वेट वाई एक्सिस पर। अब इस चार्ट में दो कर्व प्लॉट किए गए हैं। वो कर्व, एक तो नीचे वाला कर्व होता है वो होता है 10th परसेंटाइल का, एंड जो ऊपर वाला कर्व होता है वो होता है 19th परसेंटाइल का। नीचे वाला कर्व है आपका 10th परसेंटाइल, एंड जो ऊपर वाला कर्व है वो होता है 19th परसेंटाइल का। अब जब इस चार्ट को देखा जाता है तो बेबी का या न्यूबॉर्न का वेट गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग देखा जाता है। मान लीजिए कोई 28 वीक पर पैदा हुआ न्यूबॉर्न, जिसका वेट है कहीं इस चार्ट में यहाँ प्लॉट हो रहा है 10th परसेंटाइल की लाइन से या कर्व से नीचे प्लॉट हो रहा है, तो उस कंडीशन में उस बेबी को बोला जाएगा SGA, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। जो नॉर्मल कंडीशन है वो होती है 10th परसेंटाइल की लाइन एंड 19th परसेंटाइल की लाइन, जो कर्व है दोनों के बीच में अगर कहीं भी प्लॉट हो रहा है बर्थ वेट गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग, तो उस कंडीशन में बेबी को बोला जाता है एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज। मीन्स ये नॉर्मल कंडीशन है 10th परसेंटाइल एंड 19th परसेंटाइल के बीच में। अगर चार्ट के अंदर बर्थ वेट गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग 19th परसेंटाइल की लाइन से ऊपर कहीं भी कर्व हो रहा है किसी भी जगह पर, तो उस कंडीशन में बोला जाएगा बेबी को लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। तो ये कुछ टर्म्स हैं गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग बर्थ वेट से रिलेटेड। देखिए SGA, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, कौन सी कंडीशन है? लेस देन 10th परसेंटाइल ऑन गेस्टेशनल एज एंड बर्थ वेट चार्ट। अगर 10th परसेंटाइल की लाइन से नीचे, कर्व से नीचे कहीं भी बर्थ वेट प्लॉट हो रहा है तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज, एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज, ये कंडीशन होती है जिसमें बेबी का बर्थ वेट 10th परसेंटाइल एंड 19th परसेंटाइल की लाइन के बीच में प्लॉट होता है। लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, ये कंडीशन होती है जिसमें बेबी का बर्थ वेट चार्ट के ऊपर 19th परसेंटाइल की लाइन से ऊपर प्लॉट होता है, वो होता है आपका लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। अब हम बात करें कि एग्जाम्पल ऑफ LGA के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो डायबिटिक मदर हैं जिनको प्रेगनेंसी के टाइम पर डायबिटीज़ का इश्यू रहा है, उस मदर का बेबी LGA होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि मोर ग्लूकोज क्रॉस प्लेसेंटा एंड गो टू फीटस सर्कुलेशन, वहीं क्या करता है, फीटस ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन का सिक्रेशन करता है या प्रोडक्शन करता है। एंड इंसुलिन एक न्यूबॉर्न के अंदर एक ग्रोथ हार्मोन की तरह कार्य करता है, जिससे क्या होता है,
बेबी का साइज बड़ा होता है, बेबी का जो वेट है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट कंडीशन होती है सोटोस सिंड्रोम। देखिए सोटोस सिंड्रोम को बोला जाता है सेरिब्रल जिजेंटिज्म। इसमें क्या होगा, आपका फीटस लाइफ में ही बच्चे में जो जीएच हार्मोन है, आपका ग्रोथ हार्मोन है, उसमें क्या होगा, सीक्रेशन ज़्यादा होगा। तो उस वजह से बेबी की ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा होगी और बेबी क्या होगा, एलजीए पैदा होगा। इसका एक एग्जाम्पल है बैक विथ वाइडेमान सिंड्रोम। देखिए बैक विथ वाइडेमान सिंड्रोम है, उसमें कुछ सिम्टम्स इस तरह से होते हैं, मैक्रोग्लोसिया मीन्स जीभ का साइज बड़ा होता है। इसके अलावा क्या मिलेगा आपको, अम्लाइकल हर्निया देखने को मिल सकता है, अम्लाइकल हर्निया। तो कुछ सिम्टम्स इस तरह से बैक विथ वाइडेमान सिंड्रोम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये जो एग्जाम्पल हैं डायबिटिक मदर का बेबी, सोटो सिंड्रोम एंड बैक विथ वाइडेमान सिंड्रोम, ये एग्जाम्पल हैं आपके एलजी लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज बेबी के। हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। न्यूबॉर्न का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है, पहले असेसमेंट भी हम साथ में लेके चलेंगे कि एट बर्थ क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं एंड कैसे कैसे ग्रोथ होती है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हेड की। तो एट बर्थ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले हम जब हेड की बात करते हैं तो एट बर्थ जो सरकमफरेंस है, हेड सरकमफरेंस, वो होता है आपका 33 से 35 सेंटीमीटर। वहीं 90% ऑफ ब्रेन या हम कहें 90% ऑफ हेड का जो ग्रोथ है वो पहली लाइफ की पहली 2 साल में ही कंप्लीट कर लेता है बेबी या अचीव कर लेता है। देखिए एट बर्थ, एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे, एट बर्थ जो हेड सरकमफ्रेंस होता है या जो हेड की ग्रोथ होती है वो 65% हो चुकी होती है एट बर्थ पर, एंड 90% अचीव कर लेता है बेबी पहली 2 साल के अंदर। ये होता है आपका हेड के सरकमफ्रेंस एट बर्थ। वहीं चेस्ट की बात करें तो चेस्ट का जो सरकमफ्रेंस है वो होता है लेस देन 3 सेंटीमीटर ऑफ हेड सरकमफ्रेंस। मान लीजिए हेड का है 33 से 35 सेंटीमीटर, तो चेस्ट का सरकमफ्रेंस मिलेगा आपको 30 से 31 सेंटीमीटर के समथिंग देखने को। कितना, 30 से 32 कह सकते हैं या 33 सेंटीमीटर कह सकते हैं। मतलब हेड का सरकमफ्रेंस चेस्ट के सरकमफ्रेंस से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है। वहीं एट 1 ईयर जो हेड सरकमफ्रेंस है वो चेस्ट सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाता है। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से सीधा सीधा कि एट विच एज हेड सरकमफ्रेंस एंड चेस्ट सरकमफ्रेंस विल बी इक्वल। तो 1 साल की एज पर जाकर हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। वहीं हम जब ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए लिम्फोइड टिश्यू की जो ग्रोथ होती है वो 4 से 8 साल के बीच में होती है। तो इसी टाइम पे जो लिम्फोइड क्या मिलता है, हाइपरप्लेसिया देखने को मिल सकता है। ये फिजियोलॉजिकल होता है लिम्फोइड, क्योंकि इस टाइम लिम्फोइड ग्रोथ होती है, उस वजह से लिम्फोइड हाइपरप्लेसिया 4 से 8 साल की एज में आपको देखने के लिए मिल जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अब देखिए ग्रोथ की बात कर रहे हैं हमने नॉर्मल वेट देखा न्यूबॉर्न का, अब हम करते हैं ग्रोथ की बात कि बेबी का जो बर्थ वेट है कैसे कैसे इंक्रीज होता है। एट बर्थ हमने पढ़ा था 2.5 kg से लेकर 4 kg के बीच में नॉर्मल बर्थ वेट होता है। देखिए पहले जो सबसे पहले बात करेंगे कि बर्थ वेट, देखिए पहले 7 से 10 दिन के बीच में, फर्स्ट 7 to 10 डेज में कोई भी न्यूबॉर्न लॉस करता है अपने वेट को, लूज वेट। पहले 7 से 10 दिन में न्यूबॉर्न अपना वेट लूज करता है। कितना लूज होता है, वो होता है 10% से लेकर और 14% तक। देखिए टर्म बेबी के अंदर 7 दिन के अंदर 10% बर्थ वेट लॉस होता है, वहीं प्रीटर्म के अंदर 10 दिन में 14% तक बर्थ वेट लॉस होता है। अब इसको रीगेन कैसे करता है न्यूबॉर्न, रीगेन करता है इसको 10 से 15 दिन के अंदर। जो टर्म बेबी हैं पहले 10 दिन के अंदर रीगेन कर लेते हैं टर्म बेबी, एंड प्री टर्म करते हैं, प्री टर्म 15 दिन के अंदर अपने बर्थ वेट को जो लॉस हुआ है उस लॉस को कवर कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, बर्थ वेट का लॉस होता है एंड रीगेन होता है।
वहीं अगले 5 से 6 महीने के लिए 5 to 6 मंथ्स, पहले 5 से 6 महीने में जो न्यूबॉर्न होता है 25 ग्राम से लेकर 30 ग्राम पर डे बर्थ वेट रीगेन करता है या गेन करता है, जिसकी वजह से जो 5 से 6 महीने हैं अगले, उसमें बेबी का जो वेट है, न्यूबॉर्न का वेट है, वो डबल हो जाता है, डबल ऑफ बर्थ वेट। तो क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से कि बेबी का जो बर्थ वेट है वो डबल कितने टाइम में होता है? तो पहले 5 से 6 महीने में बेबी का जो बर्थ वेट है वो डबल हो जाता है। एंड 1 ईयर तक, अगले 6 महीने में कहें कि अगले 6 महीने में, या कहें एट 1 ईयर, पहले साल कंप्लीट करने पर जो बेबी का बर्थ वेट है, बर्थ वेट ट्रिपल हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि बर्थ वेट ट्रिपल कब होता है? एट 1 ईयर। एंड एट 2 ईयर बर्थ वेट हो जाता है क्वाड्रुपल, या कहें 4 टाइम। एंड 3 साल की एज पर हो जाता है 5 टाइम, 5 गुना बर्थ वेट का 3 साल की एज पर हो जाता है। एंड 7 टाइम्स हो जाता है आपका 7 ईयर्स की एज पर, एट 10 टाइम्स एट 10 ईयर्स की एज पर। इस तरह से कुछ जो बेबी का या न्यूबॉर्न का बर्थ वेट है वो ग्रो करता है या ग्रोथ होती है। देखिए एट बर्थ कितना होता है? 2.5 से लेकर 4 kg। पहले 7 से 10 दिन के अंदर न्यूबॉर्न बर्थ वेट का 10 से 14% तक लॉस करते हैं, वहीं रीगेन करते हैं अगले 10 से 15 दिन के अंदर। टर्म बेबी है वो पहले 7 दिन में 10% बर्थ वेट लॉस करता है एंड 10 दिन के अंदर उसको रीगेन कर लेता है। जो प्री टर्म बेबी है पहले 10 दिन में 14% तक बर्थ वेट लॉस करता है एंड अगले 15 दिन में उसको रीगेन कर लेता है। न्यूबॉर्न का बर्थ वेट अगले 5 से 6 महीने में 25 ग्राम से लेकर 30 ग्राम पर डे के हिसाब से बढ़ता है। इसलिए जो बर्थ वेट है पहले 5 से 6 महीने में क्या हो जाता है? डबल ऑफ बर्थ वेट इन 5 to 6 मंथ एज। वहीं ट्रिपल होता है आपका एट 1 ईयर की एज पर, 4 टाइम या क्वाड्रुपल होता है 2 ईयर की एज पर, 5 टाइम होता है 3 ईयर की एज पर, एंड 7 टाइम्स 7 ईयर एज, एंड 10 टाइम्स एट 10 ईयर्स एज। इस तरह से कुछ बेबी का बर्थ वेट है जो ग्रोथ होती है बर्थ वेट की। नेक्स्ट आता है हमारा हाइट। देखिए अब बात करते हैं हाइट के बारे में कि न्यूबॉर्न की हाइट एट बर्थ कितनी होती है एंड किस तरह से न्यूबॉर्न की हाइट है वो ग्रो होती है। 1 सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो हाइट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो देखिए जब हाइट की बात करते हैं तो एट बर्थ जो हाइट होती है न्यूबॉर्न की, एट बर्थ हाइट वो होती है 48 से 50 सेंटीमीटर की समथिंग। एट बर्थ 48 से 50 सेंटीमीटर। न्यूबॉर्न की नॉर्मल हाइट कितनी होती है? 48 से 50 सेंटीमीटर। एट 1 ईयर जो हाइट है न्यूबॉर्न की वो हो जाती है 75 सेंटीमीटर। मीन्स देखिए एट बर्थ कितना है? 50 सेंटीमीटर। कलर शायद अच्छा नहीं है, आपको दिख नहीं रहा, कोई नहीं, ग्रीन कलर ले लेते हैं। देखिए एट बर्थ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट 1 ईयर में कितनी बढ़ी है? 25 सेंटीमीटर और बढ़ी है। वन ईयर में कितनी बढ़ी है? 25 सेंटीमीटर। मीन्स न्यूबॉर्न की जो हाइट है उसकी 50% और बढ़ गई है। तो 1 साल की एज पर जो न्यूबॉर्न की हाइट है वो कितनी हो जाती है? 1.5 टाइम, 1.5 टाइम्स, 1.5 गुनी हो जाती है 1 साल की एज पर। एंड कितना? 75 सेंटीमीटर। वहीं 2 साल की एज पर जो न्यूबॉर्न की हाइट होती है 85 से 90 सेंटीमीटर होती है।
ये होती है आपकी अप्रोक्स हाफ ऑफ एडल्ट हाइट, क्योंकि देखिए एक एडल्ट की जो नॉर्मल हाइट है वो होती है 160 से 170 सेंटीमीटर। फीमेल की 160 सेंटीमीटर मान सकते हैं, मेल की 170 सेंटीमीटर मान सकते हैं। इसका आधा होता है आपका 80 to 85 सेंटीमीटर। तो लगभग इसकी आधी हाइट कब हुई? 2 साल की एज पर। वो होती है आपकी 85 से 90 सेंटीमीटर एट 2 ईयर्स। डबल कितनी एज पर होती है न्यूबॉर्न की हाइट? तो डबल होती है 4.5 या 4 साल की एज पर न्यूबॉर्न की जो हाइट है, बर्थ हाइट की डबल हो जाती है। कितना? 100 सेंटीमीटर। एंड ट्रिपल होती है हाइट एट 12 ईयर ऑफ एज। 12 साल की एज में न्यूबॉर्न की हाइट अपनी हाइट की जो बर्थ हाइट है उसकी हाइट की ट्रिपल हो जाती है एट 12 ईयर। बर्थ वेट के बारे में हमने पहले बात कर ली थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रोथ के अंदर टीथ कि टीथ की ग्रोथ कैसे होती है। देखिए जो न्यूबॉर्न के अंदर होता है, कभी कभी क्या होता है नेटल टीथ भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब बात करें हम प्राइमरी टीथ के बारे में या डेसिडुअस टीथ के बारे में, इनको मिल्क टीथ भी बोला जाता है। जो नंबर ऑफ डेसिडुअस या प्राइमरी टीथ हैं वो होते हैं काउंट में 20 एंड प्रेजेंट ऑल अप टू 2 to 2.5 ईयर्स ऑफ एज। मतलब 2 से 2.5 साल की एज में जो प्राइमरी या मिल्क टीथ हैं वो सारे मिल्क टीथ प्रेजेंट होते हैं 2 से 2.5 साल की एज में। अब ग्रोथ कैसे होती है? जो सबसे पहला टीथ होता है वो कौन सा होता है? तो लोअर सेंट्रल इंसाइजर जो टीथ होता है वो फर्स्ट टेम्परेरी टीथ होता है चाइल्ड के अंदर, और वो आता है आपका 6 मंथ की एज पर। तो देखिए किस तरह से याद करेंगे, 6, 8, 9, 10, 13 एंड 16 मंथ। इस तरह से 6, 8, 9, 10, 13 और 16 मंथ। सबसे पहले आएंगे आपके लोअर सेंट्रल इंसाइजर, उसके बाद में अपर सेंट्रल इंसाइजर, उसके बाद में आएगा आपका अपर लेटरल इंसाइजर, उसके बाद में आएंगे लोअर लेटरल इंसाइजर। इस तरह से तो हो गए आपके इंसाइजर 6 से 10 महीने की एज में सारे इंसाइजर आ जाते हैं। देखिए किस तरह से, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये है न्यूबॉर्न का माउथ, तो देखिए सबसे पहले आएगा सेंट्रल इंसाइजर लोअर, फिर आएगा उसके बाद में अपर सेंट्रल इंसाइजर, उसके बाद में आएगा लेटरल इंसाइजर अपर वाला, उसके बाद में आएगा लेटरल इंसाइजर लोअर वाले। अब इनको मंथ कैसे याद रखोगे आप? 6, 8, 9 एंड 10। इस तरह से आ जाते हैं 6 से 8 साल, 6 से और 10 महीने की एज में सारे इंसाइजर आ जाते हैं। उसके बाद में आता है आपका फर्स्ट अपर मोलर आता है, वो आता है 13 मंथ की एज पर, एंड अपर कैनाइन आता है 16 मंथ की एज पर। अब कौन से टीथ हैं जो प्राइमरी टीथ में प्रेजेंट नहीं होते एंड एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं या परमानेंट टीथ में प्रेजेंट होते हैं? तो वो होते हैं आपके प्री मोलार टीथ। प्री मोलार टीथ, देखिए आपने पहले भी साइंस में पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 2102 एंड 2123। ये होते हैं आपके इंसीजर कैनाइन, इंसाइजर कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। तो देखिए जो चाइल्ड में होते हैं आपका टेम्परेरी टीथ होते हैं, ये उसका फॉर्मूला है ICPM। तो ये 0 है, ये क्या है? प्रीमोलार। तो प्रीमोलार मिल्क टीथ नहीं होते, वहीं एडल्ट टीथ में या परमानेंट टीथ में प्रीमोलार प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये तो अपर हो गया, एंड ऐसे ही लोअर हो जाएगा आपका 2102, ऐसे ही परमानेंट टीथ में 2123। ये अपर के लिए एंड ये लोअर के लिए। तो अभी हमने एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, हो सकता है आपके समझ में नहीं आया हो। देखिए यहाँ बात करते हैं हम प्राइमरी टीथ के बारे में। तो देखिए प्राइमरी टीथ 2 से 2.5 साल तक की एज में आ जाते हैं सारे, एंड काउंट में होते हैं 20। तो सबसे पहले प्राइमरी टीथ आता है वो होता है आपका लोअर सेंट्रल इंसाइजर, उसके बाद में आता है आपका अपर सेंट्रल इंसाइजर, उसके बाद में आता है अपर लेटरल इंसाइजर, उसके बाद में आता है आपका लोअर लेटरल इंसाइजर।
तो इस तरह से देखिए कैसे वीक कितने मंथ पे आते हैं, 6, 8, 9 एंड 10 मंथ। तो ये तो हो गया आपका इंसाइजर का। आपको यहाँ पे याद क्या करना है कि फर्स्ट इंसाइजर कितने मंथ पे आता है एंड कौन सा टीथ है, इंसाइजर है कितने मंथ पर आता है, 6 मंथ पर। एंड 6 से 10 महीने की एज में, मंथ की एज में सारे इंसाइजर आ जाते हैं। एंड जो लास्ट टेम्परेरी टीथ है वो होता है आपका अपर कैनाइन, वो आता है आपका 16 मंथ की एज पर। वहीं परमानेंट टीथ के बारे में बात करते हैं तो देखिए परमानेंट टीथ आपका स्टार्ट होता है 6 ईयर की एज पर आना। तो देखिए सबसे पहले 2 चीज़ें सीधी आप यहाँ कैसे याद रख सकते हैं कि जो प्राइमरी टीथ हैं 6 मंथ की एज से स्टार्ट होते हैं एंड टेम्परेरी या जो प्राइमरी टीथ 6 मंथ से, एंड परमानेंट टीथ हैं वो स्टार्ट होते हैं आपके 6 ईयर की एज से। एंड जो फर्स्ट परमानेंट टीथ होता है वो होता है आपका मोलार टीथ। एट 6 ईयर पर जो फर्स्ट परमानेंट टीथ आता है वो होता है आपका मोलार टीथ। इंसाइजर आते हैं आपके 7 से 8 साल की एज में एंड कैनाइन एंड प्री मोलार्स आते हैं 9 से 11 महीने की एज में, सॉरी ईयर्स की एज में, महीना नहीं, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ईयर्स। सेकंड मोलार आता है 12 ईयर पर एंड लास्ट परमानेंट टीथ होता है आपका थर्ड मोलार, वो आता है 18 या उसके बाद में। तो देखिए फर्स्ट परमानेंट टीथ मोलार, लास्ट परमानेंट टीथ मोलार, फर्स्ट मोलार फर्स्ट परमानेंट टीथ, थर्ड मोलार लास्ट परमानेंट टीथ। फर्स्ट परमानेंट टीथ आता है आपका 6 ईयर की एज पर एंड लास्ट परमानेंट टीथ जो थर्ड मोलार होता है वो आता है आपका 18 साल की एज के बाद में। एंड फर्स्ट टेम्परेरी टीथ कब आएगा आपका, वो आएगा 6 मंथ की एज पर। एंड लास्ट जो डेसिडुअस या मिल्क टीथ है वो कब आएगा, 16 मंथ की एज पर अपर कैनाइन। 1-2 बार आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में हम बात करते हैं हाइट एंड आर्म स्पान के बारे में। देखिए हाइट एंड आर्म स्पान क्या होता है, मान लीजिए ये कोई बेबी है, ये बेबी के हैंड इस तरह से पूरे फैलाने के बाद में इनके जो फिंगर्स टिप के बीच में जो मैक्सिमम दूरी होती है उसे बोला जाता है आर्म स्पैन। एंड हाइट होती है आपकी हेड टू हील। तो इनका जो रेशियो है वो कितना होता है, देखिए एट बर्थ पे जो हाइट होती है आर्म स्पान से ज़्यादा होती है 2.5 सेंटीमीटर। एट बर्थ बच्चे की हाइट ज़्यादा होती है, उसके आर्म स्पान से कितनी ज़्यादा होती है, 2.5 सेंटीमीटर। एंड ये इक्वल कब होती हैं, एट 11 ईयर पर क्या हो जाती हैं, इक्वल। कैसे याद रखोगे, देखिए आर्म एंड देखिए हाइट एंड आर्म स्पान इक्वल एट 11 ईयर, हाइट आर्म स्पान इक्वल एट 11 ईयर। 1 से याद रख सकते हो आप सीधा। एंड आफ्टर 11 ईयर क्या होगा, आर्म स्पान ज़्यादा हो जाएगा 1 से 2 सेंटीमीटर हाइट से। एट बर्थ हाइट ज़्यादा होगी 2.5 सेंटीमीटर आर्म स्पान से। एट 11 ईयर आर्म स्पान एंड हाइट इक्वल होंगे। एंड आफ्टर 11 ईयर जो आपके आर्म स्पान है वो हाइट से 1 से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स बर्थ का उल्टा हो जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो आप। वहीं बात करें हम अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट। देखिए अपर सेगमेंट क्या होता है आपका, वेस्ट तक का जो है वो अपर सेगमेंट एंड वेस्ट से नीचे लोअर लिम्ब का पार्ट है वो हो जाएगा आपका लोअर सेगमेंट। देखिए ये काम आते हैं हमारे बॉडी प्रपोर्शन, काम आते हैं हमारे शॉर्ट स्ट्रक्चर को देखने के लिए। शॉर्ट स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, अभी देख लेते हैं हम अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट का रेशियो क्या होता है। देखिए एट बर्थ पे जो अपर सेगमेंट है 1.7 टाइम ज़्यादा होता है लोअर सेगमेंट से, मीन्स क्या रेशियो होता है 1.7:1 एट बर्थ। एट 3 ईयर पे 1.3:1 एंड 7 से 10 साल की एज में जो अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट है उनका जो रेशियो है वो क्या आता है 1:1, मीन्स इक्वल होते हैं 7 से 10 साल की एज में अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट। देखिए सीधा कैसे याद रख सकते हो आप, 1.3:1 होता है आपका
एट 3 ईयर। देखिए जैसे नीचे जाओगे कम कर दो 1:1, ऊपर जाओगे थोड़ा बढ़ा दो 1.7:1, मीन्स एट बर्थ एंड एट 7 to 10 ईयर एज। तो ये हो गया आपका अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट। इनका इंपॉर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं। देखिए जो अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट है, हेल्प्स इन आइडेंटिफाई शॉर्ट स्टेचर। देखिए शॉर्ट स्टेचर की बात करते हैं तो वो क्या होती है कि हाइट फॉर एज, जैसे हाइट फॉर एज का जो चार्ट होता है, मान लीजिए ये हाइट, ये होगी आपकी एज। इस पर अगर 3rd परसेंटाइल या कहें -2 स्टैंडर्ड डेविएशन पर अगर कर्व हो रहा है कहीं भी, तो उसको बोला जाता है आपका शॉर्ट स्टेचर। क्या किसे बोला जाएगा? हाइट फॉर एज लेस देन 3 परसेंटाइल या -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, लेस देन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, उस कंडीशन को बोला जाएगा शॉर्ट स्टेचर। अगर शॉर्ट स्टेचर के बारे में हम बात करें, इसके टाइप के बारे में, तो देखिए जो शॉर्ट स्टेचर है वो 2 टाइप का होता है, उसे 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है आपका नॉर्मल वेरिएंट, मतलब जिसमें कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, तो उसे बोला जाता है आपका नॉर्मल वेरिएंट शॉर्ट स्टेचर। एक होता है आपका पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर। देखिए जो नॉर्मल वेरिएंट है उसमें हमारी 2 कंडीशन हो सकती हैं। एक तो होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्टेचर, और एक होता है हमारा फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्टेचर है एंड फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर है, इसमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए जो फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर है इसी को देख लेते हैं सबसे पहले। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि सीधा है कि फैमिलियल है, मीन्स फैमिली या जो पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स में क्या है शॉर्ट स्टेचर की हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ शॉर्ट स्टेचर इन पेरेंट्स, मीन्स पेरेंट्स हैं वो क्या है शॉर्ट स्टेचर के हैं, तो इसलिए बच्चे में क्या है शॉर्ट स्टेचर है। इसमें क्या होगा, जो एडल्ट हाइट है कम रहेगी, मीन्स जो हाइट है एक्सपेक्टेड एज के अकॉर्डिंग जो हाइट है उसको अचीव नहीं करेगा। जो चाइल्ड है एडल्ट हाइट नॉट अचीव, जो एज के अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू एज एडल्ट हाइट को बच्चा अचीव नहीं करेगा इसमें। और जो पेरेंट्स की हाइट है, जो हम हिस्ट्री लेंगे पेरेंट्स के बारे में, तो जो पेरेंट्स की स्टेचर है वो भी कैसी रहेगी शॉर्ट स्टेचर की हिस्ट्री रहेगी पेरेंट्स में। वहीं हम कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करते हैं अगर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या होता है हिस्ट्री ऑफ शॉर्ट स्टेचर इन चाइल्डहुड इन पेरेंट्स में क्या थी कि चाइल्डहुड के ड्यूरिंग क्या था शॉर्ट स्टेचर की हिस्ट्री थी, लेकिन बाद में उन्होंने अचीव एडल्ट्स हाइट, बाद में उनकी हाइट है वो क्या हो गई नॉर्मल हो गई। देखिए क्या फ़र्क है, फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर में पेरेंट्स कैसे रहेंगे शॉर्ट स्टेचर के रहेंगे, उनकी जो हाइट है एडल्ट हाइट के अकॉर्डिंग क्या रहेगी शॉर्ट ही रहेगी। एंड इनकी जो बोर्न एज है, हम बोर्न एज की बात करें तो बोर्न एज कैसी रहेगी, बोर्न एज तो रहेगी इनकी नॉर्मल, बोर्न एज नॉर्मल है, लेकिन जो हाइट है वो क्या है कम है। वहीं कॉन्स्टिट्यूशनल जो शॉर्ट स्टेचर है उसमें क्या रहेगा कि जो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स की जब हम हिस्ट्री लेंगे तो उस हिस्ट्री मिलेगी हमें इन चाइल्डहुड शॉर्ट स्टेचर की हिस्ट्री। एंड बाद में इन्होंने क्या किया है अपनी जो एडल्ट हाइट है उसको अचीव कर लिया है। इनकी जो बोर्न एज है वो क्या रहेगी डिलेड रहेगी, डिलेड बोर्न एज। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल और जो फैमिलियल हैं वो नॉर्मल वेरिएंट हैं शॉर्ट स्टेचर के। हमारा जो सेकंड टाइप का है शॉर्ट स्टेचर, पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर। देखिए अगर हम उसके बारे में बात करें तो सीधा सा है, देखिए शॉर्ट स्टेचर पैथोलॉजिकल जो है उसमें क्या है कोई पैथोलॉजी है, कोई डिजीज कंडीशन है। ये क्या क्या हो सकती हैं, देखिए इसमें हमने दे रखा है, चलो पहले अलग से एक साथ देख लेते हैं। देखिए पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या रहेगी, कोई भी देखिए माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हो गई,
क्रोनिक स्टंटिंग हुई है, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है, वो क्या होगी, पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर हो गया। कोई हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई, हार्मोन डेफिशिएंसी, कोई बोन का डिसऑर्डर हो गया। तो इस तरह से कोई भी पैथोलॉजी है तो वो क्या होगी, पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर के अंदर आएंगी। अब हम बात करें पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर की, तो इसमें देखिए शॉर्ट स्टेचर किस तरह से हो सकता है कि जो हम अभी हमने पढ़ा है अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट। तो देखिए किसी बच्चे में क्या हो सकता है, अपर सेगमेंट छोटा रह गया हो, या किसी बच्चे में क्या होगा, लोअर सेगमेंट छोटा रह गया हो, या किसी में क्या हो सकता है कि दोनों ही प्रोपोर्शनल टाइप में छोटे रह गए हों। तो इसलिए पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर को हम दो तरह से पढ़ते हैं, प्रपोर्शनेट एंड डिसप्रपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर। समझ रहे होंगे आप। पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर में हो सकता है कि अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट इक्वल में क्या रहे हों, छोटे रह गए हों, शॉर्ट स्टेचर कंडीशन बनी हो, या हो सकता है कि अपर सेगमेंट ही छोटा रह गया हो, या हो सकता है लोअर सेगमेंट ही छोटा रह गया हो। तो इस तरह से हम प्रपोर्शनेट एंड डिसप्रपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर में पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि प्रपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर क्या होता है। देखिए इसमें क्या होगा, अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट अकॉर्डिंग टू एज क्या रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे, लेकिन जो उनका प्रोपोर्शन है वो कैसे रहेगा, अकॉर्डिंग टू एज ही रहेगा। मीन्स अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट का जो रेशियो है अकॉर्डिंग टू एज क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन जो हाइट है टोटल वो क्या रहेगी, कम रहेगी। एग्जाम्पल क्या है इसके, देखिए जो नॉर्मल वेरिएंट है वो प्रोपोर्शनेट टाइप में उसको हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट का इक्वल टाइप में क्या होता है, प्रोपोर्शनेट रहता है। दूसरा है आपका पैथोलॉजिकल की बात करें तो देखिए माल न्यूट्रिशन में क्रोनिक सिस्टेमिक इलनेस है कोई, जैसे CKD हो गया आपका, या CLD हो गया आपका, तो ये वो कंडीशंस हैं, क्रोनिक सिस्टेमिक इलनेस हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें प्रोपोर्शनेट क्या देखने को मिलेगा, शॉर्ट स्टेचर देखने को मिलेगा। कोई ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो वो क्या अपर एंड लोअर दोनों बॉडी सेगमेंट को इक्वल टाइप में क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। तो ये कंडीशन क्या हो गई आपकी प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर की। अब डिसप्रपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर है, उसमें क्या रहेगा आपका, देखिए अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट एबनॉर्मल रहेगा अकॉर्डिंग टू एज। मीन्स हमने देखिए जो ऊपर पढ़े थे अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट का जो प्रपोर्शन पड़ा था वो क्या रहेगा, इस एज के अकॉर्डिंग नहीं होगा, डिस्टर्ब होगा। जैसे मान लीजिए 3 साल की एज पर 1.3 रेशियो बन रहता है, तो 3 साल की एज पर जब हम बच्चे का अपर US एंड लोअर सेगमेंट का जब हम रेशियो देखेंगे तो 1.3 रेशियो 1 नहीं आएगा, तो वो क्या होगा, डिसप्रोपोर्शनेट होगा। जिसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के लिए एक आप निमोनिक याद रख सकते हो, स्मॉल टीबी, शॉर्ट ट्रंक स्मॉल टीबी। देखिए सबसे पहले क्या हो सकता है, अपर सेगमेंट है जो वो क्या है, स्मॉल रह गया, शॉर्ट ट्रंक रह गया, तो उस कंडीशन के लिए क्या है, अपर सेगमेंट स्मॉल टीबी। देखिए S4 क्या है, स्पॉन्डाइलो एपिफाइजियल डिस्प्लेसिया। नंबर सेकंड M4 क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। T4 टीबी पॉट्स या वर्टिब्रा की टीबी बोल सकते हैं इसको, वर्टिब्री, टीबी ऑफ वर्टिब्रा। एंड V4 वर्टिब्रल एबनॉर्मलिटीज। ये क्या है, शॉर्ट ट्रंक या शॉर्ट अपर सेगमेंट के एग्जाम्पल हैं। स्मॉल टीबी कैसे याद रखोगे आप, अपर सेगमेंट स्मॉल टीबी, S4 स्पॉन्डाइलो एपिफाइजियल डिस्प्लेसिया, M4 म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, T4 टीबी ऑफ वर्टिब्रा एंड V4 वर्टिब्रल एबनॉर्मलिटीज। जैसे हेमी वर्टिब्रा हो गया आपका, इसमें क्या आ सकता है, हेमी वर्टिब्री। तो ये एग्जांपल हैं आपके अपर सेगमेंट शॉर्ट के। वहीं अगर शॉर्ट लोअर सेगमेंट है या शॉर्ट लिम्ब है तो उसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, देखिए रिकेट्स, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म या एकोंड्रोप्लेसिया। ये एग्जांपल हैं आपके शॉर्ट लिम्ब डिसप्रपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर के। तो ये हो गया आपका शॉर्ट स्टेचर। अगर हम बात करते हैं बोन एज डिटर्मिनेशन की, तो देखिए बोन एज डिटर्मिनेशन किया जाता है बाय एक्सरे।
अब किस एज पर किस पार्ट का हम एक्सरे करके बोन एज डिटर्मिनेशन करेंगे, बोन एज का पता लगाएंगे। तो देखिए जो फर्स्ट ईयर की ऑफ लाइफ है उसमें किया जाता है शोल्डर का। यहाँ से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बोन एज में, अभी तक तो शायद नहीं आया है मेरे ध्यान में, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है आपका, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए फर्स्ट ईयर जो लाइफ है उसमें हम करते हैं शोल्डर का, एंड 1 से 13 साल की जो एज है उसमें करते हैं लेफ्ट रिस्ट का। कार्पल बोन्स को देखते हैं हम। फर्स्ट टू 13 ईयर में लेफ्ट रिस्ट का एक्सरे करके हम कार्पल बोन्स को देखते हैं बोन एज डिटर्मिनेशन के लिए। एंड 12 से 14 साल की एज में एल्बो एंड हिप का क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे। देखिए अब यहाँ कार्पल बोन से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट कर सकते हो। अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था अपर सेगमेंट शॉर्ट स्ट्रेचर में म्यूकोपॉलीसैकेराइड, तो देखिए जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है ये होती है आपकी लाइपोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, लाइपोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। तो लाइपोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है, इसमें क्या होगा, आपकी जो लाइपोसोमल एंजाइम्स हैं उनमें क्या मिलेगा, डिस्टर्ब मिलेगा देखने को। तो इसके अंदर जब हम एक्सरे कराते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के अंदर कार्पल बोन्स का, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, बुलेट शेप। देखिए मान लीजिए ये हैंड है आपका, तो इसमें देखिए जब हम कार्पल बोन को देखेंगे तो कार्पल बोन का जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो प्रोक्सिमल पार्ट कैसा देखने को मिलेगा आपको, बुलेट शेप का। कार्पल्स मिलेंगी आपको बुलेट शेप की। म्यूकोपॉलीसैकेराइड में एक्सरे करते हैं जब कार्पल बोन का, तो कार्पल बोन कैसे मिलती हैं, जो प्रोक्सिमल एंड है, प्रोक्सिमल एंड बुलेट शेप ऑफ कार्पल बोन। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है आज का पीडियाट्रिक सेशन का पार्ट फर्स्ट। आपने एंजॉय किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। आप फुल थ्योरी रिवीजन नोट्स बना सकते हैं अपने, क्योंकि हम कवर कर रहे हैं फुल थ्योरी को। आप कुछ चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, आप अच्छा है रिवीजन होगा दोबारा से, या आप कोई चीज़ हो सकती है इनमें से आपने मिस की हुई हो, आपको कुछ नई सीखने को मिले, तो आपको आनंद आएगा पढ़ने में। आप बस मन लगा के पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। 2 लाइनें हैं, सुन लीजिए कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो क्या कठिन और क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया, तो और मंजिल आपको मिलेगी ही मिलेगी। थैंक यू सो मच।